तो हेलो मेरे फ्री फायर्स एंड पबजी लवर्स, कैसे हो आप सभी लोग? कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम आपका 23 मार्च को होने वाला कक्षा 11वीं फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का यहाँ पर आपका बिल्कुल रियल गारंटीड पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, देखिए हमारे हाथों में आ चुका है आपका फिजिक्स का बिल्कुल रियल पेपर। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जैसे कि हमने आपका इंग्लिश में रियल पेपर बताया था ना, उसमें आपने भौकाल मचाकर आए थे। इसी प्रकार देखिए हमारे हाथों में यहाँ पर जो है फिजिक्स का बिल्कुल 110% रियल पेपर आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर आपको जो है कोड यहाँ पर दिया गया है। देखिए विद्यार्थियों, आपको जो है यहाँ पर सेट से कोई मतलब नहीं रखना है, ना ही आपको सेंटर कोड से मतलब रखना है। क्योंकि विद्यार्थियों देखिए, आपके जो सभी सेट है, आपके 6 सेट बने हैं ए से एफ तक। सभी सेटों में जो है आपके लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चन है कॉमन रहेंगे। सिर्फ आपके जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए पूरे सेट प्रोवाइड कराने का, रियल सेट प्रोवाइड कराने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन जब तक सेट आपके नहीं आते हैं तब तक आपको इन्हीं सेट की आपको तैयारी करनी है। बिल्कुल आपके जो है पूरे अंदर के क्वेश्चन इससे ही फंसने वाले हैं। थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर यह हमारा पेज नंबर 1 है। टोटल विद्यार्थी देख लीजिए, यहाँ पर जो है आपके 10 क्वेश्चन है, 70 नंबर का पेपर है और 19 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले। तो देखिए ये आपका पेज नंबर 1। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आपका पेज नंबर 2। ये देखिए ये आपका पेज नंबर 2 है। बिल्कुल विद्यार्थियों, आपको इसका फुल सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। इस तरीके से हमने आपका सॉल्यूशन कराया है। ये आपका पेज नंबर 3। इसके बाद आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका पेज नंबर 4, ये पेज नंबर 5। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर आपका पेज नंबर 6। देखिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है। यहाँ पर जो है इस बात से यहाँ पर इस पेपर के बिल्कुल रियल होने की पुष्टि हो जाती है। यह पेज नंबर 7। इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर आपका ये पेज नंबर 8, ये पेज नंबर 9 हो गया, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थियों देखिए आपका पेज नंबर 10। तो देखिए विद्यार्थियों, कुल आपके 19 क्वेश्चन यहाँ पर है। पूरा बिल्कुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो आप परीक्षा में गर्दा और भोकाल मचाकर आने वाले हो। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सारे निर्देश आप पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू यहाँ पर कर लेते हैं। और हाँ विद्यार्थियों, यदि आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हो तो आप किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, यह वीडियो में अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जो है सही विकल्प का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। सही विकल्प आपके 7 नंबर के आने वाले हैं। 7 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। पहला सही विकल्प है, निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होगा, है ना। कौन से ताप पर जो है जल का घनत्व सर्वाधिक होगा? तो इसका आंसर आएगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, श्यानता गुणांक का मात्रक होता है। तो बच्चों, श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है? देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपकी जो है बोर्ड ने जो है टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर क्या आएगा? पवाज आएगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर इसको उतर जाएगा पवाज, यानी कि पीआई। अगला है, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है? विद्यार्थियों, जूल सेकंड होता है। बिल्कुल विद्यार्थियों, आपको एक एक क्वेश्चन को रट लेना है। आपको गारंटी दे सकता हूँ, इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं बनेगी। सेम टू सेम पेपर इसी से यहाँ पर बनने वाला है। चौथा क्वेश्चन है, आप प्रत्यास्थ संगठन में संरक्षित रहता है। तो विद्यार्थियों, क्या संरक्षित रहता है? आप प्रत्यास्थ संगठन में संवेग संरक्षित रहता है। और यदि आपको बाय चांस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रत्यास्थ संगठन में क्या संरक्षित रहता है, तो विद्यार्थियों आपके लिखेंगे गतिज ऊर्जा।
प्रत्यास्थ संकट में गतिज ऊर्जा और अप्रत्यास्थ संकट में संवेग संरक्षित रहता है। प्रश्न 5वां में दिया है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो विद्यार्थियों कितना होना चाहिए? यदि हमें अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करना है तो प्रक्षेप कोण हमारा रहना चाहिए 45 डिग्री। अगला है एक एमयू किसके बराबर होता है विद्यार्थियों? 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। बिल्कुल विद्यार्थियों एक एक प्रश्न को आप रट लीजिए, बिल्कुल समझकर आप याद कर लीजिए। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। कहाँ पर होता है विद्यार्थियों? हमारे चयन अनुसार कभी भी। अब यहाँ पर जो है आप इंग्लिश मीडियम में आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर -4 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे का ओनियन PI, थर्ड का जूल सेकंड, फोर्थ का यहाँ पर हो जाएगा मोमेंटम। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं, देखिएगा फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड। सिक्स का आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻27 kg। 7 का आंसर हो जाएगा एनीवेयर एज पर आवर चॉइस। अब यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। पहला आपको दिया है बल का बीमीय सूत्र लिखिए। जी हाँ विद्यार्थियों, यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। बल का बीमीय सूत्र विद्यार्थियों कितना होता है? ml/t की घात ऋण 2। अगला है घर्षण द्वारा किए गए कार्य। घर्षण द्वारा किए गए कार्य विद्यार्थियों कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अगला है घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? लोटनिक गति कहते हैं। जब इन दोनों गतियों को संयोजन होता है तो हम उसे लोटनिक गति कहते हैं। अगला है तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल विद्यार्थियों कितना होता है? 24 घंटे होता है। अगला है प्रतिबल कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगला है किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को, है ना, यदि हमें किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना है ना, जैसे कि ठोस है तो हमें ठोस को द्रव में बदलना है, तो हम जो ऊष्मा की हमें आवश्यकता पड़ती है उस आवश्यक ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला है आवर्तकाल के व्युत्क्रम यानी कि आवर्तकाल का विपरीत यानी कि उल्टा को हम विद्यार्थियों के कहते हैं आवृत्ति। या फिर यही क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है आवृत्ति के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों आप उत्तर में लिख लेंगे आवर्तकाल, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी कि उल्टे। फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर आप देख लीजिए। पहले का आंसर आएगा ml/t की पावर -2। इसके बाद सेकंड का आंसर यहाँ पर आएगा नेगेटिव। थर्ड का आंसर आएगा रोलिंग। फोर्थ का आंसर आएगा 24 आवर्स। फिफ्थ का आंसर आ जाएगा स्केलर। सिक्स्थ का आंसर आएगा लेटेंट हीट। इसके बाद यहाँ पर सेवंथ का आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब प्रश्न 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला हम देख लेते हैं सेकंड लोलक का आवर्तकाल। तो विद्यार्थियों सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। दूसरा जल का क्वथनांक कितना होता है विद्यार्थियों? 376 केल्विन होता है। अगला है हाइड्रोलिक मशीन की मात्रक क्या होता है विद्यार्थियों? पास्कल होता है। अगला है ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है विद्यार्थियों? 500 से 800 किलोमीटर होती है। अगला है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है विद्यार्थियों? एम्पियर होता है। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर आंसर देख लीजिए। पहले की सही जोड़ी 4th नंबर से, सेकंड की 5th नंबर से, थर्ड की 6th नंबर से मिलाएंगे, 4th की 7th नंबर से मिलाएंगे, 5th की 2nd नंबर से मिला देंगे। विद्यार्थियों यदि आप इसका PDF सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर PDF की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है। 6वीं की सही जोड़ी मिलाएंगे 3रे नंबर से, 7th की सही जोड़ी मिला देंगे 1 नंबर से। चले बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर की तरफ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपेक्षिक त्रुटि क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं? मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। दूसरा है द्विविमीय संघट किसे कहते हैं? तो सिंपल से विद्यार्थियों यहाँ पर है, इसके जो नाम है इसमें ही अर्थ छुपा है। द्विविमीय यानी कि 2 विमा, यानी कि 2 विमाओं में होने वाले संघट को द्विविमीय संघट कहते हैं। तीसरा है वह बिंदु, ऐसा बिंदु जिसके परितः यानी कि जिसके पास में किसी पिंड यानी कि वस्तु
वह बिंदु जिसके पास में किसी वस्तु का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो। गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो विद्यार्थियों के कहलाता है, द्रव्यमान यहाँ पर कहलाता है। अगला है प्रतिबल का मात्रक विद्यार्थियों कितना होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला है मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक कितना होता है, जूल प्रति मोल केल्विन होता है। अगला है कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र लिखिए। तो कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र विद्यार्थियों कितना होता है, 1 - Q2 अपन Q1, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1 - T2/T1। आखिरी है आवर्ती गति किसे कहते हैं। तो देखिए आवर्ती यानी कि फ्रिक्वेंसी, यानी कि बार बार रिपीटेशन होना, बार बार दोहराव होना। तो समझते हैं, यदि कोई वस्तु एक समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार गति दोहराती है तो हम उसे आवर्ती गति कहते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए आवर्ती गति का उदाहरण क्या है, पेंडुलम। आपने पेंडुलम का देखा होगा। पेंडुलम जो है विद्यार्थियों, है ना, पेंडुलम इस टाइप का होता है। नीचे जो है यहाँ पर वस्तु लटकी रहती है। अब जो वस्तु है तो यह जो है क्या है विद्यार्थियों, वस्तु है। अब वह जो है इधर 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 ऐसे ऐसे करके घूमती है, यानी कि जो विद्यार्थियों जो वस्तु है, मार्ग तो समान है, मार्ग समान है और वहीं वहीं पर जो है अपनी गति को दोहरा रही है। इसी टाइप की गति को विद्यार्थियों हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। इस आपके डेफिनेशन को आप समझ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पर इसका सारे आंसर को देख लीजिए। अब देखिएगा पहला जो आंसर है विद्यार्थियों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। पहले का आंसर जो है ये वाला होगा, इतना यहाँ तक, ठीक है। और सेकंड का आंसर जो है विद्यार्थियों ये हो जाएगा। हमने जो उल्टा पुल्टा करके लिख दिया था मिस्टेक से। बाकी सारे आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए। अब चलिए विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर जो है प्रश्न 5 से यहाँ पर आंसर को देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन को एक तरफ से देख लीजिए, फिर हम इनका आंसर आपको दिखाने वाले हैं। ये आपका प्रश्न 5वें का अथवा, ये प्रश्न 6वें का अथवा, ये प्रश्न 7 का अथवा, प्रश्न 8 का अथवा, प्रश्न 9 का अथवा। इसके बाद आपका यहाँ पर ये आपका प्रश्न 10 और ये 10 का अथवा। चलिए सारे आंसर को हम पहले एक तरफ से देख लेते हैं, प्रश्न 10 तक के, फिर आगे आपको दिखाऊंगा। तो देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका प्रश्न 5वां क्या था, किन्हीं 2 मूल राशियाँ एवं इनके मात्रक लिखिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमें जो है मूल राशि और उनके मात्रक लिखना है। तो पहली मूल राशि का नाम है लंबाई। इसका मात्रक क्या होता है विद्यार्थियों, मीटर होता है। इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। इसे हम जो है केजी से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ना। अगला है यहाँ पर बीमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। तो समझते हैं हम बीमीय विश्लेषण की सीमाएं। पहला है, देखिए, यदि सूत्र में कोई बीमाहीन नियतांक आता है तो उसका मान इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। बीमाहीन नियतांक यानी कि जिसकी कोई बीमा ही ना हो, उसका मान हम इस विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा है, बीमीय विश्लेषण विधि से ऐसे सूत्र को हम स्थापित नहीं कर सकते हैं जिसमें एक से अधिक राशियों का योग या अंतर होता है ना। एक से अधिक राशि या तो इकट्ठे आ सकती है या फिर अलग अलग हो सकती है। सिर्फ हम एक ही राशि का यहाँ पर बीमीय विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, ऐसे सूत्र स्थापित नहीं कर सकते हैं जिनमें कोई बीमीय नियतांक आता है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। तो विद्यार्थियों बिल्कुल आपको रट लेना है इसे, आपको समझा भी यहाँ पर देता हूँ मैं। और विद्यार्थियों देखिए, आपको जो है यहाँ पर मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ। आपको जो है, आपको मेन और अथवा दोनों क्वेश्चन आपको रटना है। क्योंकि विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर जो है हमने आपका पेपर लीक कर दिया है। तो अब जो एमपी बोर्ड है वह आपके सेट में से मेन या फिर अथवा में से किसी एक क्वेश्चन को जो है एक्सचेंज यहाँ पर कर देगा। तो यदि आप दोनों क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हो तो विद्यार्थियों आपको जो है कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी ना किसी एक क्वेश्चन को तो आप आंसर देकर आ ही जाओगे और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न 6वां है ना। तो समझते हम सदिशों के योग संबंधित त्रिभुजों का नियम। आपको जो मेन और अथवा दोनों को आपको समझ लेना है, बिल्कुल आपको रट लेना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी।
तो समझते हैं, यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में एक ही त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जैसे हम इसे विद्यार्थियों यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, दो सदिश, यहाँ पर हमने देखा दो सदिश ए और सदिश बी परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा, है ना, एक ही त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं, यानी कि आपस में जुड़ी हुई भुजाएं क्या है, क्यूपी और ओपी है ना, इन दोनों भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जा रहे हैं, है ना। देखिए एक ही क्रम, यानी कि दोनों सदिश जो है इधर ही जा रहे हैं, है ना। तो ये आपका पहला लाइन यहाँ पर हो जाता है। तो उनका परिणामी सदिश, तो उनका परिणामी सदिश विद्यार्थियों क्या होगा, परिणामी सदिश होगा आर। आर जो है सदिश ए धन सदिश बी को जोड़कर बना है। तो इनको जो परिणामी सदिश है आर का परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा, त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या है, ये, इसके द्वारा विपरीत क्रम में, इन दोनों का विपरीत क्रम क्या होगा, ये होगा, इसमें प्रदर्शित किया जा सकता है। बड़ा ही सिंपल है विद्यार्थियों। आपको जो है यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी लिखनी है और आपको डायग्राम भी यहाँ पर बनाना है। यदि आपको समझ में नहीं आता तो विद्यार्थियों आप जो है वीडियो को फिर से प्ले करके आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, इससे बड़ी तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों अब हम प्रश्न 6वें का अथवा वाला यहाँ पर समझते हैं। प्रश्न 6वें का अथवा क्या है, कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो समझते हैं कोणीय वेग, वृत्तीय गति में, यानी कि ऐसी गति जो वृत्तीय होती है, यानी कि वृत्त इस टाइप का होता है, इसके अंदर में जो कण की गति होती है वे जो है गोल गोल घूमता है। इस गति में समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को, समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। इसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं, ओमेगा यानी कि इस टाइप में हम इसे ओमेगा से दर्शाते हैं। अब इसका हम सूत्र लिख देते हैं, ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समांतराल। सूत्र बच्चों आप याद कर लेंगे तो आपको परिभाषा इजीली बन जाएगी। सूत्र क्या है, ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समांतराल। तो आप इसे किस टाइप से लिख सकते हैं, सूत्र की मदद से, किसी वृत्तीय गति में, है ना, वही यहाँ पर सेम टू सेम हो जाएगा। अगला है प्रश्न 7वां, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। नाम से ही स्पष्ट है, ऊर्जा संरक्षण यानी कि ऊर्जा को संरक्षित करना। तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि हम ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसका रूपांतरण होता है, यानी कि जो ऊर्जा है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण उसका होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा का कुल योग जो है नियत रहता है, यानी कि एक समान रहता है ना। ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, वे जो है हमेशा संरक्षित रहती है। अब प्रश्न 7वें का अथवा में दिया है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। तो समझते हैं हम कार्य ऊर्जा प्रमेय। किसी गतिमान वस्तु, यानी कि ऐसी वस्तु जो गति कर रही है, गति करने वाली वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं तो जो बल लगाने पर जो कार्य होता है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है ना। हमने किसी गति करने वाली वस्तु पर बल लगाया, जैसे कि जो साइकिल है, साइकिल कर रही, गति कर रही है, दौड़ रही है, तो यदि हम उस पर बल लगाएंगे तो बल लगाने पर जो उसमें कार्य होगा, कार्य क्या होगा, साइकिल जो है आगे बढ़ेगी। तो साइकिल जब आगे बढ़ी तो उसमें जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है प्रश्न 8वां आपको, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो समझते हैं हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है। किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर, है ना, कोई जो पिंड है या फिर वस्तु है वह घूम रहा है, यदि हम उस पर कोई बाह्य आगुण कार्य ना कर रहा हो तो उसका जो कोणीय संवेग है नियत रहता है ना। नाम से स्पष्ट है, कोणीय संवेग का संरक्षण होना, उसका क्या होता है, कोणीय संवेग जो है नियत रहता है, एक समान रहता है, यदि उस पर कोई बाह्य आगुण कार्य ना कर रहा हो। तो समझ लीजिए, यदि r बराबर 0 तो l बराबर 0, है ना। r यानी कि क्या है, बल आगुण है, बल आगुण क्या है, कार्य नहीं कर रहा है, मतलब कि 0 है, तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है, यानी कि कोणीय संवेग भी जो है, कोणीय संवेग l भी 0 रहेगा। हम जानते हैं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य आघूर्ण के बराबर होती है, यानी कि r = dl/dt। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग क्या है, l, परिवर्तन यानी कि d, कोणीय संवेग l में परिवर्तन d
कि जो दर है, दर यानी कि dt है ना, मतलब कि dl अपॉन dt किसके बराबर होती है, बल आगुण यानी कि r। यदि बल आगुण शून्य हो यानी कि r का मान क्या हो, 0 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, dl अपॉन dt बराबर 0। तो यहाँ पर जो है l के कहलाएगा विद्यार्थियों, नियतांक यहाँ पर कहलाएगा, नियत रहता है। अब प्रश्न 8वां का अथवा हमें दिया है, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो समझते हम किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारणों पर निर्भर करता है। पहला है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, दूसरा घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। प्रश्न 9वां में दिया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो समझते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है। देखिए, ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में स्थित किन्हीं भी दो पिंड यानी कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके यानी कि पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि समझिएगा, दो पिंड यानी कि जो दो वस्तुएं होती है, देखिए दो वस्तु है, उनके बीच में विद्यार्थियों क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। आकर्षण जो बल होता है ना, उन दोनों वस्तु को आपस में खींच कर रखता है। तो जो आकर्षण बल होता है वे द्रव्यमानों के गुणनफल, उन जो दो वस्तु होती है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके जो बीच की दूरी होती है, दोनों वस्तु के बीच की दूरी क्या है विद्यार्थियों, r है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रश्न 9वां का अथवा हमें दिया है, गुरुत्व विभव किसे कहते हैं। तो समझते हैं, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्व विभव कहते हैं ना। मान के चलिए विद्यार्थियों, आपने जो है एकांक द्रव्यमान का पिंड लिया, उसे आपने अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र तक बिंदु तक लाने में आपने जो कार्य करा, हमें उस बिंदु पर उसका गुरुत्व विभव कहते हैं। अब प्रश्न 10वां में दिया है, पास्कल का नियम लिखिए। तो समझते हैं पास्कल का नियम, हेडिंग डालेंगे पास्कल का नियम। यदि कोई द्रव्य संतुलन में है, द्रव्य यानी कि जो फ्लो बहता है, द्रव्य यानी कि जो तरल हो, तरल यानी कि पानी, दूध, है ना, ये सब हम द्रव्य में कहते हैं। यदि कोई द्रव्य संतुलन में है तो द्रव्य पर आरोपित दाब उसके प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कि जो द्रव है उस पर संतुलन है, संतुलन अवस्था में है, यदि हम उस पर कोई दाब लगाते हैं, हमने दाब लगाया P1, तो उसके प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कि जो दाब है वह द्रव के प्रत्येक क्षेत्रफल पर, जितना भी क्षेत्रफल है प्रत्येक क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कि P1 बराबर P2 हो जाएगा। और सारा सूत्र आप देख सकते हैं। इसका अनुप्रयोग हम किस में करते हैं, पहला हाइड्रोलिक प्रेस में, दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक में, तीसरा हाइड्रोलिक लिफ्ट में। अब यहाँ पर प्रश्न 10वां में दिया है, प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं। तो समझते हैं, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल व विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे अक्षर ई से दर्शाते हैं। इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा एसआई पद्धति में न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। विद्यार्थियों, सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए, फिर मैं आपको बारी बारी से इनका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। बिल्कुल रियल पेपर है विद्यार्थियों, आपको इसके अलावा एक भी प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जी हाँ विद्यार्थियों, आपको एक और बात बता दूं, आपको जो है मेन और अथर्व दोनों क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपका यहाँ पर पेपर लिख कर दिया हूँ। तो एमपी बोर्ड अब क्या करेगा, वे जो है मेन या फिर अथर्व में से किसी एक क्वेश्चन को जो है चेंज कर देगा। तो यदि आपने दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लिया, तो यदि आपका एक क्वेश्चन चेंज भी होता है तो आप जो है एक ना एक को आप हल कर दोगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपको जो है मेन और अथर्व, आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको मेन और अथर्व दोनों की बिल्कुल आपको ज़बरदस्त तैयारी आपको कर लेनी है। तो ये देखिए विद्यार्थियों, आपका लास्ट पेज है, ये देख लीजिए आप पूरे यहाँ पर 18वां क्वेश्चन, ये आपका लास्ट 19वां क्वेश्चन। चलिए पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड यहाँ पर कराता हूँ। तो ये देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले आपका प्रश्न 11 हम देख लेते हैं। प्रश्न 11वां है, 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। तो समझते हैं हम 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा क्या है।
1 ग्राम जल का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं, या फिर हम समझाने की भाषा में इसे कहते हैं, यदि आप जल का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हो तो आपको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उससे ही हम 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। है ना बड़ा इजी। तो आप फटाफट इन्हें रट लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल रट लेना है, याद आपको कर लेना है। प्रश्न 11 का अथवा में दिया है ऊष्मा गतिकी का शून्यवान नियम लिखिए। तो समझते हैं ऊष्मा गतिकी का शून्यवान नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय ए तथा बी अलग अलग एक तीसरे निकाय सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो तो निकाय ए तथा बी भी एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में होंगे। ठीक है ना। मतलब जो दो निकाय या फिर दो वस्तुएं है ए और बी, ये जो है अलग अलग है, शुरू में क्या है अलग अलग है, अलग अलग होकर निकाय सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में होते हैं। तो ये दोनों तो अलग अलग थे, लेकिन जब इनके साथ ये मिला तो ये दोनों भी जो है एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो गए। अब प्रश्न 22वां में दिया है सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। तो समझते हैं हम सरल आवर्त गति वह गति जिसमें वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करती है कि प्रत्येक स्थिति में प्रत्यानयन बल कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इसकी दिशा सदैव माध्य स्थिति की दिशा में होती है। अब प्रश्न 12वें का अथवा हम देख लेते हैं। मैंने आपको पहले कह दिया हूँ, आपको मेन और अथवा दोनों आपको तैयार करना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि एक क्वेश्चन आपका चेंज हो गया तो आपको फिर नहीं बनेगा। इसलिए आपको दोनों क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, मेन और अथवा, ताकि एक क्वेश्चन चेंज भी हो जाए तो आप एक न एक को आप हल कर लो और आप पूरे में से पूरे नंबर आप लेकर आ जाओ। प्रश्न 12वें का अथवा में दिया है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखो। तो इसको उत्तर हम देखते हैं। जब माध्यम के एक ही कण पर कई तरंगें टकराती है ना, देखिए माध्यम का क्या है, एक ही कण पर कई तरंगें टकराती है तो इस कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न किए गए अलग अलग विस्थापनों का सदिश योग होता है। यह बड़े आयाम वाली तरंगों पर लागू नहीं होता है। अब यहाँ पर प्रश्न 13वां में दिया है शक्ति के लिए शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर FV। तो इसके लिए हमें सूत्र P बराबर F इंटू बी की स्थापना करनी है। तो विद्यार्थी ये व्यंजक है आपका। तो देखिए पूरा विद्यार्थी आपको जो व्यंजक को सोल्व कर लेना है, पूरा आप देख लीजिए, है ना। पूरा विद्यार्थी आप वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है ना विद्यार्थी। तो इस पी का विद्यार्थी आप सोल्व करने पर व्यंजक को यहाँ पर आ जाएगा P बराबर F इंटू बी। यही आपको सिद्ध करना था और यहाँ पर जाकर आपका प्रूव हो जाएगा। प्रश्न 13वां है संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों इस प्रकार हमने यहाँ पर जो संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल में अंतर लिख दिया है। तो पूरा विद्यार्थियों आप इसका अंतर का उत्तर यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना विद्यार्थियों। ये आपका तीनों पॉइंट आपको लिख देना है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक पॉइंट पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब प्रश्न 14वां का अथवा है बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म के आगुण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। विद्यार्थियों यदि आपको उसका PDF डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों यह पूरा आप उत्तर देख लीजिए इसका, और इस प्रकार जो आप यहाँ पर आगे व्यंजक को आप हल करेंगे, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो पूरा विद्यार्थियों आप पूरा व्यंजक यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न 14वां है कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरा आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा व्यंजक को आपको सोल्व यहाँ पर कर देना है। प्रश्न 15वां है स्टोक का नियम लिखिए। सीमांत वेग क्या है, इसका सूत्र बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा स्टोक का नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई गोलाकार पिंड किसी श्यान द्रव में नियत वेग से गिरता है तो द्रव का श्यान बल गोले पर उसकी गति की दिशा के विपरीत अर्थात ऊपर की ओर बल लगाता है।
इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सीमांत या, है ना, अगला पॉइंट लिखेंगे सीमांत या अंत्य वेग। तो इसको उत्तर आप पूरा यहाँ पर देख लीजिए और फिर आप जो है आगे यहाँ पर व्यंजक को सोल्व करेंगे। ठीक है ना विद्यार्थियों, पूरा व्यंजक को आप सोल्व कर देंगे, आपका पूरा यहाँ पर आंसर निकल कर यहाँ पर आ जाएंगे। अब प्रश्न 15वें का अथवा है किसी बूंद में अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थी, पूरा उत्तर आप इसका यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 16वां है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखिए। तो ये देख लीजिए अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर, ये पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट, यह आपका तीसरा पॉइंट हो गया, इसके बाद ये चौथा पॉइंट हो गया। सारे पॉइंटों को आपको लिख देना है। अब प्रश्न 16वां का अथवा हमें दिया है यदि किसी सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण x बराबर cos ओमेगा t हो तो इसका वेग एवं त्वरण फलन ज्ञात कीजिए। तो यह देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरा आंसर आपको यहाँ पर आपके सामने दिया जा रहा है। कण का त्वरण भी आपको इस प्रकार यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। प्रश्न 17वां है समतापी प्रकाश एवं रुद्धोष्म प्रकाश में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये देख लीजिए पूरा उत्तर आप यहां पर देख लीजिए। पूरे पॉइंट आपको यहां पर लिख देने हैं। प्रश्न 17वां का अथवा हमें दिया यहां पर आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए एवं इसके आधार पर समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम व चक्रीय प्रक्रम को समझाइए। तो ये देख लीजिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, हेडिंग डाल देंगे और पूरा यहाँ पर आप लिख देंगे। पूरे पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देना है। पूरा व्यंजक आप विद्यार्थियों इस प्रकार आप सोल्व कर लेंगे। अब प्रश्न 18वें का अथवा आपको दिया है क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला अधिकतम ऊंचाई, दूसरा उड्डयन काल, तीसरा क्षैतिज परास। तो ये देख लीजिए पूरा आप इसका हल यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले हमने अधिकतम ऊंचाई इस प्रकार यहाँ पर ज्ञात की, फिर दूसरे हमने जो है उड्डयन काल को यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब देखिए विद्यार्थियों ये जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको जो यहाँ पर कुछ आंकड़े यहाँ पर बदल कर दे दिया जा सकते हैं। जैसे कि 30 अंश की जगह आपको 60 अंश दे दिया जाता है, 15 की जगह 20 दे दिया जाता है। थोड़े से आंकड़े यहाँ पर चेंज हो सकते हैं लेकिन मेथड वही सेम रहेगी, तो आप इसे बड़ी आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, मैथ्स तो आपसे बनती होगी। क्षैतिज परास इस प्रकार आपको निकाल लेना है। जो जो आपको आंकड़े दिए होंगे वही आंकड़े आपको रख देना है, नंबर को पुट कर देना है। प्रश्न 19वां का अथवा है पृथ्वी सतह से किसी पिंड की पलायन चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थी, उसका पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। अब प्रश्न 19वां का अथवा हमें दिया है
पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर लाने तथा गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपको व्यंजक को सोल्व कर लेना, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। ये पूरा हल यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।